नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पिछले 10 साल में 10वें से 5वें नंबर पर पहुंची है देश की इकोनॉमी और अगले 3 साल में आ जाएगी तीसरे नंबर पर। वित्त मंत्रालय ने कहा, राज्यों के साथ मिलकर करेंगे विकास। फरवरी सीरीज की दमदार शुरुआत। सेंसेक्स निफ्टी करीब 2% चढ़े। आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एलएनटी जैसे दिग्गजों ने भरा जोश। बैंक निफ्टी मिड और स्मॉल कैप में जोरदार खरीदारी। बाजार की तेजी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा योगदान। 6% से ज्यादा के उछाल के साथ लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा शेयर। मार्केट कैप 19 लाख करोड़ के पार। जीएसटी रजिस्टर्ड रिटेलर्स और छोटे ट्रेडर्स के लिए अंतरिम बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। रिटेलर्स और छोटे ट्रेडर्स को सस्ते एक्सीडेंटल कवर का तोहफा संभव। आवाज एक्सक्लूसिव। बिहार में आरजेडी नेता लालू यादव पर ईडी का एक्शन। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू से पूछताछ। हेमंत सोरेन के घर पर भी पहुंची ईडी की टीम। रील्स देखने में समय बर्बाद ना करें और रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड ना बनाएं पेरेंट्स। परीक्षा पे चर्चा के 7वें एडिशन में पीएम मोदी ने दिए गोल्डन टिप्स। कहा, टीचर और पेरेंट्स रखें बच्चों पर भरोसा। बिहार में एक बार फिर से सियासी फेरबदल हो गया है। नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़कर फिर से एनडीए का दामन थाम लिया है। नीतीश कुमार ने कल 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने के साथ ही बिहार की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन का भविष्य भी अधर में दिख रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो बेहद थके हुए नेता थे। तेजस्वी ने जेडीयू को लेकर बड़ी भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा कि 2024 में ही जेडीयू खत्म हो जाएगी। अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं जो गिरगिट को भी कड़ी टक्कर देते हैं। नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है। 23 तारीख को नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाई पटना में। 18 पार्टियां वहाँ मौजूद थी। बम्बई में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई। सभी बैठकों में नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उन्हें कोई संकेत नहीं दिया। पर बिहार में कई नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार गया कुमार, जो गिरगिटों का को कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा। ये बिल्कुल विश्वासघात है। इधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि राजनीतिक तौर पर कमजोर कर रहे थे, कांग्रेस कमजोर कर रही थी और राहुल गांधी कहते थे कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे। राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के प्रयास जारी थे। यूं भी ये जो घटक दल हैं, ये कांग्रेस पार्टी से लड़कर के ही अस्तित्व में आए हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी इनको कमजोर भी करना चाहती थी और एक अवसर पर राहुल गांधी कह भी चुके थे कि क्षेत्रीय दलों की कोई विचारधारा नहीं होती। उसी से खिन्न और क्षुब्ध होकर के, यद्यपि हम संस्थापक सदस्य हैं, हमने उससे नाता तोड़ा और हम देखते हैं निकट भविष्य में भी इसका कोई भविष्य नहीं है। 1.5 वर्ष की लंबा अंतराल और माननीय नीतीश कुमार जी के पहल पर इंडिया ब्लॉक बना। कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात अगर देश के अंदर कोई किया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो मूल चरित्र है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो क्षेत्रीय पार्टियों का सम्मान करना इनके राजनीति का डीएनए नहीं है।
बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार जाते ही उनके परिवार पर ईडी की गाज भी गिर गई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आज ईडी ने लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया। ईडी के सम्मन के बाद लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे, लेकिन मीसा को अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद भारी संख्या में उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। लालू यादव के साथ ही तेजस्वी यादव को भी ईडी का सम्मन मिला है। तेजस्वी यादव से ईडी कल पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब केस घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यूपीए की पहली सरकार में रेल मंत्री थे। 9 जनवरी को ईडी ने रेलवे में नौकरी के लिए जमीन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में चार्जशीट दायर कर दी है। इसमें राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव सहित लालू यादव के परिवार के अन्य लोगों को नामजद किया गया था। इधर झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी आज सुबह उनके दिल्ली वाले आवास पर पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन वहां नहीं मिले। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सोरेन को 10वीं बार सम्मन भेजा। इसमें उन्हें 29 से लेकर 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सूत्रों की माने तो इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उनके आवास के बाहर और अंदर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए थे। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार के किशनगंज पहुंच गई है। बिहार सीमा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और कांग्रेस समर्थकों ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। राहुल की यात्रा ऐसे वक्त पर बिहार में एंट्री हुई है इनकी, जब कल ही बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है। नीतीश कुमार ने एनडीए में जाने के बाद राहुल गांधी के लिए बिहार काफी अहम हो गया है। अब राहुल गांधी को तेजस्वी यादव के साथ ही उम्मीदें हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सामाजिक न्याय की शुरुआत बिहार से हुई है और बिहार के लोगों को इसे लेकर आगे बढ़ना है। जब सामाजिक न्याय की बात होती है, पूरा देश बिहार की ओर देखता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैं बिहार के हर नागरिक से कह रहा हूं, देश में प्रगति होनी है तो आर्थिक और सामाजिक न्याय की जरूरत है, और सामाजिक न्याय को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है देश में। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर क्यों मारी पलटी और नीतीश के बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन का क्या है भविष्य? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज बम्पर तेजी देखने को मिली। फरवरी सीरीज का शानदार आगाज हुआ है। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सभी में बड़ी तेजी देखी गई है। सेंसेक्स 1241 अंक चढ़कर 71,942 पर बंद हुआ। निफ्टी 385 अंक चढ़कर 21,738 पर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा तेजी एनर्जी, पीएससी, इंफ्रा शेयरों में रही। एफएमसीजी शेयरों में दबाव देखा गया। मार्केट का बाकी हाल बताएंगे सुमित मेहरोत्रा। बताइए सुमित, सबसे पहले आज की हाईलाइट्स। देखिए, आज हफ्ते के पहले सत्र में भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रफ्तार बनते हुए दिखाई पड़ी और जो रफ्तार थी ये स्पेशली हैवी वेट की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक तरफा कंट्रीब्यूट कर रहा था मार्केट्स की तेजी में, साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों का भी कंट्रीब्यूशन था और तमाम अदानी समूह भी मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो आज ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी। मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में ट्रेड कर रहा था। करीब हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर जो कि तेजी में ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ऑयल एंड गैस समेत बाकी सभी सेक्टर्स मोर लेस तेजी में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। थोड़ा एनर्जी में सबसे ज़्यादा रफ्तार थी, पीएसयू में खरीदारी थी, इंफ्रा में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। थोड़ी बहुत जो बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी भी सिलेक्टिव सेक्टर्स में, उसके अंदर आपको दिखाई पड़ेगा आईटी स्पेस, जहाँ थोड़ा प्रेशर था, लेकिन ऑटो, मेटल, रियल्टी यहाँ पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। और एफएमसीजी शेयरों में थोड़ा बहुत प्रेशर आज के सत्र में आता दिखाई पड़ा, लेकिन एक अच्छा सत्र जहाँ की हैवी वेट स्टॉक जो थे वो पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे थे। ये बताइए सुमित, क्या सबसे ज्यादा एक्शन कहां रहा? तो पहले कुछ अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया जाए, सबसे पहला नाम आपको दिखाई पड़ेगा बाजार के हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आज इंडेक्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था। तो ओएनजीसी और रिलायंस इन दोनों ने मिलकर करीब 7%, 8% तेजी ओएनजीसी में, 7% तेजी रिलायंस में
कोल इंडिया 6% ऊपर था, अदानी इंटरप्राइज करीब 6% की तेजी यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में सिप्ला 2.5% नीचे, आईटीसी 1.5% नीचे, इन्फोसिस 1% नीचे और एल&टी इन्फोटेक माइंट्री करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और नाम जहाँ पर आज मिड कैप में तेजी, उसमें इन्फीबीम अपर सर्किट लगा, IRB करीब 19% ऊपर, NMDC स्टील 15% ऊपर और SJVN यहाँ पर भी हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। बिकवाली थी असाही इंडिया में, PNB हाउसिंग में, सीएट में और साथ साथ इंटेलेक्ट डिजाइन में जहाँ पर प्रेशर देखने को मिला। आज बढ़िया तेजी थी PSU बैंक में, तो पंजाब एंड सिंध बैंक 8% ऊपर, IOB 6% ऊपर, इंडियन बैंक 4.5% ऊपर, यूको बैंक 3.5% ऊपर रहा और ऑयल एंड गैस में आज स्ट्रॉन्ग बैंक थी कैस्ट्रॉल में, ONGC में, रिलायंस में और HPCL में, जहाँ पर करीब 5 से लेके 10% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित। और हीलियस इंडिया के CEO दिनशॉ ईरानी का कहना है कि इस तेजी में डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, फाइनेंस और इंफ्रा थीम काफ़ी बेहतर लग रही है। इसमें निवेशक निवेश कर सकते हैं और बड़ा मुनाफा भी बना सकते हैं। वो जो सेक्टर बहुत बढ़िया करते हैं वो तो एक होता है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाला स्पेस, क्योंकि आपके डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ जाते हैं और उधर से ही एक्चुअली इकोनॉमीज जो है मोमेंटम मिलता है। तो एक तो वो है, दूसरा है फाइनेंस। अभी वहां पे आपको ये फाइनेंस के लिए डबल वैल्यू होती है, क्योंकि उनको कंजम्पशन ही फंड नहीं करना होता, पर ऑल्सो दे हैव टू फंड द केपेक्स जो कंजम्पशन में के लिए यूज होता है, मतलब टू बी द कंजम्पशन यूज होता है। चौथी साड़ी जो पसंद है वो है इंफ्रा रिलेटेड स्टोरीज है, जहाँ पे मुझे लगता है कि गिवन द काइंड ऑफ केपेक्स बूस्ट इंडिया नीड्स, उसमें आपको चाहिए होता है। और ऑब्वियसली PLIs भी वहीं पे आ जाते हैं, इंडिया आउटसोर्सिंग बेस बनने वाला है। तो ये सब 4-5 स्टोरियां हैं जो हमें बहुत ही थीम्स हैं जो हमें बहुत ही पसंद है। बाजार की तेजी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज रिलायंस के शेयर 6% से ज्यादा उछाल के साथ लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। रिलायंस के शेयर्स क्यों दिखा रहे कमाल और इसकी क्या है वजह, बता रहे हैं यतीन मोता। देखिए, जहाँ तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है, 25 सालों में सबसे बड़े इंट्राडे मूव्स आज के सत्र में देखे गए। इनफैक्ट आज का जो गेन था वो सितंबर 2020 के बाद का सबसे बड़ा मोमेंटम ट्रेड आपको होता हुआ दिखाई पड़ा। आज के सत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप जो मुकेश अंबानी लेड है, इसकी मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के पार हो गई। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की पर्टिकुलरली बात करें तो जियो के डिमर्जर के बाद, जो जियो फाइनेंशियल का डिमर्जर हुआ था, उसके बाद का जो दाम था उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको नजर पड़ा। तो रिकॉर्ड लेवल्स पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक, और कहीं ना कहीं अर्निंग्स और आगे जाके जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी शेयर होल्डर्स के लिए, उसके चलते शेयर में आपने दमदार परफॉर्मेंस देखा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो योजना कंपनी की है कि बहुत जल्द रिटेल बिजनेस और टेलीकॉम बिजनेस का IPO लाया जाए और अनलॉकिंग की जाए। तो कहीं ना कहीं वो प्लान्स की विजिबिलिटी आते बाजार में जबरदस्त तेजी दिखाई पड़ रही है। और आपकी स्क्रीन से आप देखेंगे तो किस हिसाब से बड़े बड़े मूव्स आपने पिछले कई सालों में देखे हैं। रिटर्न के लिहाज से 2024 फीका रहा है, डबल डिजिट गेन ही आया है, लेकिन निवेशक अब उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 का साल काफी अहम रह सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पर आपके लिए एक डिस्क्लेमर कि आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, वो इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट का हिस्सा है जिसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और इस बार बजट से पहले भले ही आर्थिक सर्वे पेश ना हो, लेकिन सरकार ने पूरे अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की है और इस पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में देश की इकोनॉमी वर्ल्ड नंबर 10 से नंबर 5 पर आ गई है और अगले 3 साल में नंबर 3 पर भी पहुंच जाएगी। इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या माना जाए आर्थिक रिपोर्ट पेश नहीं होने की वजह से ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें क्या क्या खास बातें हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि सरकार की कोशिश ये थी कि अंतरिम बजट से ठीक पहले 31 तारीख को यानी 31 जनवरी को एक आर्थिक सर्वे तो नहीं, एक वाइट पेपर लाया जाए, लेकिन तकनीकी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा था। तो फिलहाल सरकार ने अभी जो हर महीने की समीक्षा रिपोर्ट आती है उसके साथ ही अर्थव्यवस्था के ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट दी है। ये डिटेल रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक तरीके से ये बताया गया है कि मोदी सरकार के आने से पहले
अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी, अब मोदी सरकार के आने के बाद अर्थव्यवस्था की क्या हालत हुई है। 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी और आज 10 साल बाद यानी 2014 के बाद जो है वो आज अर्थव्यवस्था जो है वो 5वें नंबर पर पहुंच गई है और अगले 3 साल में भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, इस बात का अनुमान जताया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चालू कारोबारी साल में 7% से ज़्यादा विकास दर की रफ्तार रहने वाली है, उसके अगले साल भी 7% से ज़्यादा विकास दर की रफ्तार का अनुमान यहाँ पे जताया गया है। और तीसरी बात यहाँ पे ये कही गई है कि ये जो पूरे विकास की रफ्तार तेज हुई है, घरेलू डिमांड बढ़ने से घरेलू मांग बढ़ने की वजह से हो रहा है। और 3 बदलाव हुए हैं पिछले 3 साल में। पहली बात कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता घटी है, भारत खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता बढ़ा रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पे सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। और तीसरी बात कि टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रोथ का एक मुख्य ड्राइवर के तौर पर निकल कर सामने आया है। और आने वाले दिनों में सरकार का फोकस जो है बहुत चुनिंदा टारगेट पर रहेगा, जिसको विकास की रफ्तार में राज्य सरकारों का सहयोग लिया जाएगा और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इस समीक्षा रिपोर्ट में ये बातें कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और बजट बिग एक्सक्लूसिव, जीएसटी रजिस्टर्ड रिटेलर्स और छोटे ट्रेडर्स के लिए अंतरिम बजट में एक बड़ा ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में रिटेलर्स और छोटे ट्रेडर्स को सस्ते एक्सीडेंटल कवर का तोहफा दे सकती है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ है। बताएं आलोक। बिल्कुल, देखिए, छोटे और मीडियम साइज के जीएसटी कारोबारियों को अंतरिम बजट में मिल सकती है खुशखबरी। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर देने का ऐलान हो सकता है। दरअसल नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी के तहत सरकार रियायती दरों पर एक्सीडेंटल कवर देने की योजना बना रही थी, जिसके तहत डीपीआईटी तमाम जितने भी सरकारी बीमा कंपनियां हैं उनसे बातचीत कर रही थी। इसमें जो प्रीमियम तय किया गया है, जो हमें जानकारी मिली है, 600 रुपए प्रति लाख के हिसाब से, यानी कि अगर किसी को 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर लेना है तो उसे 6,000 रुपए तक का सालाना प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। इसके लिए डीपीआईटी पहले से ही नेशनल रिटेल पॉलिसी के तहत इस बारे में एक नेगोशिएशन कर चुकी है जितनी भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, और इसके तहत इसका ऐलान कर सकती है। तो माना जा रहा है कि जितने भी जीएसटी ट्रेडर्स हैं, करीब देश में 1 करोड़ 40 लाख के आसपास जीएसटी ट्रेडर्स हैं, इसमें छोटे और मीडियम साइज के जो ट्रेडर्स होंगे, कारोबारी होंगे, उनको इन एक्सीडेंटल कवर से का तोहफा मिल सकता है। और कुल मिलाकर देखें तो इस एक्सीडेंटल कवर में पार्शियल, मेजर और डेथ कवर शामिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और अब बात करते हैं बजट उम्मीदों की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी स्कीम फेम 2 मार्च में खत्म हो रही है और ईवी इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार बजट में इसे और आगे बढ़ाएगी। ईवी इंडस्ट्री की विश लिस्ट क्या है इस बार बजट से, आइए देखते हैं। साल 2023 में देश में करीब 15 लाख ईवीज की बिक्री हुई थी, लेकिन क्या 2024 में भी ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? ये निर्भर करेगा इस बात पर कि क्या सरकार ईवीज को देने वाली छूट जारी रखती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फेम 2 स्कीम, जो इस साल खत्म हो रही है। स्कीम का दायरा बढ़ाना और फेम 3 की घोषणा ईवी इंडस्ट्री की विशलिस्ट में सबसे ऊपर है। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए, कैपेसिटीज़ इंडिया में बिल्ड करने के लिए हम ये भी उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन साइड इंसेंटिवाइजेशन पे भी अपना फोकस कंटिन्यू रखें। एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए बैटरीज के प्रति जीएसटी का रिफॉर्म भी आना जरूरी है। टू बूस्ट द होल AIF एंड डोमेस्टिक पूल ऑफ कैपिटल इन इंडिया, फंड्स लाइक द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, सिडबी, बहुत बढ़िया काम कर रही है इन बूस्टिंग द होल कैपिटल डिप्लॉयमेंट इन AIFs एंड स्टार्टअप्स। One suggestion would be, can we increase the pool of that capital? जैसे banks है, life insurance companies है, pension funds है, can there be some policy intervention which enable these institutions to also invest in the startup ecosystem and AIFs? इंडस्ट्री ये भी चाहती है कि बजट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर फोकस हो। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का भी इंतजार है।
हालांकि टैक्सेशन जीएसटी काउंसिल के अधीन है, लेकिन इंडस्ट्री ये भी चाहती है कि सरकार अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर जीएसटी दरों को घटाने का प्रस्ताव रखे। इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि लिथियम आयन बैटरी पर जीएसटी वर्तमान 18% से कम कर 5% की जाएगी। जीएसटी के इनपुट रॉ मटेरियल की दरों में कमी आए और उसको 5% पर रखा जाए। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव, सब्सिडी का प्रावधान करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सब्सिडी ऑन लैंड एक्विजिशन जैसे कदम उठाए जाए। एक बड़ी मांग ईवी फाइनेंसिंग को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लाने का है। साथ ही ईवी निर्माताओं ने सरकार से खासतौर पर ईवीज के लिए एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव पॉलिसी लाने की मांग भी की है। पिछले कुछ साल से हर बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। इंडस्ट्री इस साल भी कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। 2024 का चुनाव भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा और जिसकी कहानी तैयार होगी 2024 के बजट से। 100 करोड़ वोट मतलब 100 करोड़ उम्मीद। इस बजट में मैं वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि इंडिया का ईमानदार मध्यम वर्ग जो आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है, उसे एनकरेज करिए, उसे थोड़ा सा टैक्स कट दीजिए और उसे कहिए कि उस सेविंग को वो इकोनॉमी में वापस इन्वेस्ट करें। मेरी तरह आप भी अपनी बजट विश लिस्ट को पेश करिए फाइनेंस मिनिस्टर के सामने इस बैलेट बॉक्स के थ्रू और हम करेंगे आपकी आवाज बुलंद और पहुंचाएंगे उसे सीधा फाइनेंस मिनिस्टर तक। द बजट बैलेट, वोट फॉर ग्रोथ, क्योंकि बजट मतलब CNBC आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें एडिशन में दिल्ली की प्रगति मैदान में भारत मंडपम में छात्रों के साथ बात की। प्रधानमंत्री ने छात्रों और माता पिता को आपस में विश्वास बनाए रखने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को लेकर एक खुली सोच बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने मुख्य कार्यक्रम से पहले छात्रों की प्रदर्शनी भी देखी। इस इवेंट में देश भर के करीब 3000 स्टूडेंट शामिल हुए। साथ ही देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 2 स्टूडेंट और 1 टीचर भी इस इवेंट में ऑनलाइन जोड़े गए। इसके अलावा देश के 100 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के बच्चे भी इवेंट में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि जिस भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा हो रही है, वहां दुनिया भर के लीडर्स चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों और माता पिता को परीक्षा से जुड़े कई गोल्डन टिप्स दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि माँ बाप बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड ना बनाएं और घर में एक नो गैजेट जोन भी बनाया जाए। जो माँ बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं, जिनको अपने पराक्रम, अपनी सफलताएं, अपनी सिद्धियों के विषय में दुनिया को कुछ कहने को नहीं है, बताने को नहीं है, तो वे अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। किसी को मिलेंगे, अपने बच्चे की कथा सुनाएंगे। अब ये जो नेचर है वो भी एक प्रकार से बच्चे के मन में एक ऐसा भाव भर देता है कि मैं तो सब कुछ हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो भी बहुत नुकसान करता है। परिवार में कुछ नियम होने, जैसे खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। सब लोग खाना खाते समय गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, खाना खाएंगे। ये हम डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं। ये घर के अंदर, मैंने पहले भी कहा है या दोबारा कहता हूं, नो गैजेट जोन, कि भाई ये कमरे में कोई गैजेट की एंट्री नहीं, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। परिवार के अंदर वो ऊष्मा का वातावरण उसके लिए जरूरी है। तीसरा, हम हमारे खुद के लिए भी अब टेक्नोलॉजी से हम बच नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी को बोझ नहीं मानना चाहिए, टेक्नोलॉजी से दूर भागना नहीं चाहिए, लेकिन उसका सही उपयोग सीखना उतना ही अनिवार्य है। दिल्ली में विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई। इस सेरेमनी में सभी स्वदेशी धुनें बजाई गईं।
सेना के जवान परेड कर रहे थे। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोग इस रिट्रीट में पहुंचे। इस सेरेमनी के बाद सेनाएं अपने बैरक में वापस लौट जाती हैं। आपको बता दें कि हर साल गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद ये समारोह आयोजित होता है। FNO गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद CNBC आवाज ला रहा है FNO गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएंगे। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें या हमारे स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट्स पर जाएं, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जा सकते हैं। भारत में अब हर कोई FNO सीखेगा। जी हाँ, आपके बेशुमार प्यार और भरपूर डिमांड की वजह से CNBC आवाज लेकर आ रहा है FNO गुरुकुल सीजन 2। इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको मिलेगा मौका बाजार के दिग्गजों से FNO सीखने का, वो भी सरल भाषा में। और सबसे अच्छी बात, इस वेबिनार में आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। बस आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना होगा। तो मिलते हैं FNO गुरुकुल सीजन 2 में। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए, ताकि आपको मिले हर अपडेट। और ख़ास नज़र रखिए हमारे बजट ब्राउज़र पर। नमस्कार।